नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी यूनिट 10 का एक टॉपिक है भारतीय निर्वाचन आयोग। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये निर्वाचन आयोग का पहला वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे और भारतीय निर्वाचन आयोग आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। एक एक प्रश्न के बारे में डिस्क्रिप्टिव में हम आपको जानकारी देंगे, सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। इतनी डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप चाहें तो उसे 3 नंबर का जो अति लघु प्रश्न होता है मेंस में, उसमें भी आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक जानकारी से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? जी हाँ, ज़्यादातर लोग अनुच्छेद पूछते हैं, लेकिन भाग याद होना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद वाला प्रश्न जो है काफ़ी सरल हो जाता है। किस भाग में इसका वर्णन है यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 11, ऑप्शन सी है भाग 15 या फिर ऑप्शन डी है भाग 5। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। सही आंसर है सी, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में किया गया है। आइए देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो निर्वाचन व्यवस्था 324 से प्रारंभ होकर के 329 तक चलती है। देखिए, इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए, बाकी के जो भाग दिए गए उनके बारे में भी हम आपको बता दें। तो जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 11 जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, और भाग 5 जो है वो संघ के बारे में बताता है। क्या आप चाहते हैं कि हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे जो भाग हैं वो आपको याद करा दें? चलिए एक ट्रेलर हम आपको यहीं पर दे देते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा जन्म हुआ भारत में। अब हम भारत में जैसे ही जन्मे तो हमको चारों तरफ क्या दिखाई दिया? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र दिखाई दिए। तो भाग 1 क्या बताता है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अब हम बाहर आए अपने घर से और हमने राज्य से पूछा, राज्य भाई मुझे नागरिकता दो। केंद्र सरकार से बोला हमें नागरिकता दो। तो भाग 2 क्या बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है भाई, उसके आगे चले, अब नागरिकता दे दी सरकार ने। उसके बाद हम सीधे पहुंचे सरकार के पास में और उससे कहा भाई मौलिक अधिकार तो दो, नागरिकता तो हमें मिल गई, मौलिक अधिकार तो दो। तो भाग 3 में क्या हुआ? मौलिक अधिकार दे दिया। अब हम पहुंचे राज्य के पास में। अभी तक सारा काम संघ से हो रहा था, अब राज्य के पास से पहुंचे। हमने राज्य से कहा अरे राज्य भाई साहब तुम भी तो कुछ दो हमको, क्या दोगे? तो राज्य ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें नीति निर्देशक तत्व दे देते हैं। ठीक है, तो राज्य ने क्या किया? भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हमको दे दिया। अब क्या हम हो गए बड़े खुश और वहां से चुपचाप अपना सर नीचा करके और निकलने लगे चुपके से। पीछे से राज्य ने पकड़ लिया, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, तुम मुझे क्या दोगे? सब कुछ तो ले लिया तुमने, संघ से भी ले लिया यानी कि दादाजी से भी ले लिया, और राज्य यानी पापा से भी ले लिया, तुम क्या हमें दोगे? तो हमने कहा कि भाई हम आपको क्या देंगे? मूल कर्तव्य देंगे। तो भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद सीधे भाग 5 में बताया गया है कि संघ यानी दादाजी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि परिवार में कौन कौन होता है? तो भाग 5 में क्या होते हैं? दादाजी यानी कि संघ के बारे में बताया गया है। भाग 6 में क्या होता है? राज्य यानी कि राज्य के बारे में यानी पापा जी के बारे में बताया गया है। भाग 7 में गर्लफ्रेंड आ गई। गर्लफ्रेंड आ गई, ये तो गड़बड़ हो गया। तो क्या किया? भाग 7 को उठा करके निरसित कर दिया, हटाओ। तो भाग 7 क्या हुआ? हमने निरसित कर दिया। भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में चाचा चाची के बारे में बताया गया है, यानी जो संघ शासित प्रदेश हैं इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसे हम पूरी चीजें आपको याद करा देंगे, बस आपके कमेंट की आवश्यकता है। अगर आप कमेंट में कहते हैं कि हाँ सर हमें पूरे 22 भाग ऐसे ही याद करवा दीजिए, तो हम बिल्कुल 22 के 22 भाग आपको याद करवा देंगे। ये तो था ट्रेलर, मूवी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 25 जनवरी 2000। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो एक प्रश्न आपका और क्लियर हो रहा है यहाँ से कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिक से अधिक जानकारी देने का आपके लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3, इनमें से किसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है? नहीं शब्द पर गौर जरूर कीजिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत का चुनाव, और ऑप्शन डी है लोकसभा का चुनाव। आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर है सी, यानी कि ग्राम पंचायत का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता। तो सर किसके द्वारा कराया जाता है? देखिए, तो ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। आर्टिकल 243 के में यह बताया गया है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो ग्राम पंचायत के चुनाव करवाएगा। ठीक है, जो प्रधानी वाले चुनाव होते हैं ना भाई, सरपंच वाले, उनको कौन करवाता है? ग्राम पंचायत करवाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। ऑप्शन ए है एम सुब्बलक्ष्मी, ऑप्शन बी है विजय लक्ष्मी, ऑप्शन सी है वी.एस. रमा देवी, या फिर ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। अब ये प्रश्न तो सिर्फ यही पूछा गया महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, लेकिन हम आपको पूरी जानकारी अब देने वाले हैं। प्रथम आयुक्त कौन है, वर्तमान में कौन, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी महिला, वो कौन थी? वी.एस. रमा देवी थी। ठीक है, देखिए, तो भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला में वी.एस. रमा देवी हैं, जिन्हें 1990 में निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। कई बार यह प्रश्न एमपीपीएससी में आया हुआ है। तो प्रथम आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जो है वो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है। 1951-52 में पहली बार चुनाव कराया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो देखिए, इनमें से निर्वाचन आयुक्त के संबंध में किसका वर्णन जो है संविधान में नहीं किया गया है, यानी किसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है निर्वाचन आयुक्त से संबंधित? क्या निर्वाचन आयुक्त की संरचना के बारे में बताया गया है, त्यागपत्र के बारे में बताया गया है, नंबर सी है नियुक्ति के बारे में बताया गया है, और ऑप्शन डी है योग्यता के बारे में बताया गया है? इनमें से किसके बारे में नहीं बताया गया है निर्वाचन आयुक्त के संबंध में? आइए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि योग्यता के बारे में नहीं बताया गया। बहुत आश्चर्य की बात है कि निर्वाचन आयुक्त एक इतना बड़ा पद है, उसकी योग्यता के बारे में संविधान में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, और किसके बारे में नहीं वर्णन है? देखिए, तो निर्वाचन आयुक्त की योग्यता और पदावधि का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। यानी पदावधि का मतलब है कितने समय तक वो कार्य करेगा, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक निर्वाचन आयुक्त कार्य कर सकता है। ठीक है, बहुत से ऐसे पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा निर्वाचन आयुक्त के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1988 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1978 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है यानी कि 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ, जिसमें मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बात आपको पता होगा, लेकिन याद रखिएगा किस अनुच्छेद के द्वारा की गई, तो अनुच्छेद 326 के द्वारा 1988 में हुआ 61वां संविधान संशोधन पारित होता है। अनुच्छेद 326 से 21 वर्ष से घटा करके मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग कब से कब तक एक सदस्यी था, यानी कब से लेकर के कब तक सिर्फ एक सदस्यी था भारतीय निर्वाचन आयोग? आइए देखते हैं। ऑप्शन है 1950 से 1952, ऑप्शन बी है 1950 से 1989, ऑप्शन सी है 1947 से 1950, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी 1950 से लेकर के 1989 तक जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यी रहा था। अब सर ये एक सदस्यी क्या होता है, तो आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग में 25 जनवरी 1950 से लेकर के 16 अक्टूबर 1989 तक सिर्फ एक ही सदस्य होता था। कौन? मुख्य निर्वाचन आयोग, जो कि सुकुमार सेन थे शुरू में, फिर उसके बाद वी.एस. रमादेवी, सारी बातें तो आपको पता है। तो सिर्फ एक सदस्य होता था जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। कब से लेकर? 25 जनवरी 1950 से 16 अक्टूबर 1989 तक। उसके बाद में क्या हुआ, तो 16 अक्टूबर 1988 को इनमें 2 अन्य सदस्यों को जोड़ दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? जैसा कि आपको पता है 1988 में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ, 21 से घटा करके 18 वर्ष आयु कर दी गई। अब क्या हुआ, वोटरों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो किसी एक के भरोसे अब इसको छोड़ा नहीं जा सकता था। कोई एक जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए 16 अक्टूबर 1989 को इसको जो है 2 सदस्यों को और इसमें जोड़ दिया गया, और ये क्या हो गया, 3 सदस्य, यानी कि बहुसदस्यीय हो गया। ठीक है, तो 25 जनवरी से लेकर के 16 अक्टूबर 1989 तक सिर्फ एक सदस्य हुआ करता था। अब इसको पहला पहला प्यार मिल गया, यानी अभी तक सिंगल था, अब ये डबल हो गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, निर्वाचक नामावली तैयार करते वक्त धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि जो अनुच्छेद 325 है वो यह कहता है कि जैसे आप नामावली तैयार कर रहे हैं, नामावली का अर्थ यहाँ पर क्या है,
जो आपको मतदाता सूची मिलती है, जब आप वोट करने जाते हैं तो एक मतदाता सूची बनाई जाती है, उसमें आपका नाम आता है, तो उसमें जाति, लिंग और मतलब धर्म भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सब के आधार पर। यानी कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, जो कंडीशन को फॉलो करता है, जो 18 साल का है और जिसका वोटर कार्ड बना हुआ है, उसको वोट देने का अधिकार है। आप किसी भी तरह से उसको मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर आप मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा किस अनुच्छेद में बताया है? तो अनुच्छेद 325 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय निर्वाचन आयोग दूसरी बार कब बहुसदस्यीय बन गया? भाई बीच में इसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं। ऑप्शन है 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1990 में, या फिर ऑप्शन डी है 1997 में। सही आंसर है 1993 में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग दूसरी बार बहुसदस्यीय बना, यानी दूसरी बार इसका प्यार मिला। आइए देखते हैं। देखिए कहानी के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए 16 अक्टूबर 1988 को पहली बार बहुसदस्यीय बनने के कुछ दिन बाद, यानी कि 1990 में भारतीय निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया। यानी भाई इसको अपना पहला प्यार जो है 16 अक्टूबर 1989 को मिला, ठीक है। फिर कुछ दिन तक इनका प्यार चला, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इनको ब्रेकअप हो गया इन दोनों का। मतलब कि जो बहुत से सदस्य, जो बहुसदस्यीय बनाया गया था, यानी सिंगल से डबल किया गया था इसको, फिर इनका ब्रेकअप हो गया कब? 1990 में, ठीक है। परंतु 1 अक्टूबर 1993 को या फिर से इसको नया प्यार मिल गया। अपना पहला प्यार तो छूट ही गया था, इसको दोबारा प्यार हुआ और 1 अक्टूबर 1993 से अभी तक इनका प्यार चलता आ रहा है। यानी कि अभी तक जो है वो निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है। यानी निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1988 को पहली बार बना था, उसके बाद 1990 में ये फिर से एक सदस्यीय कर दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 से यह फिर से बहुसदस्यीय कर दिया गया। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करते हैं। अब ये बहुसदस्यीय, एक सदस्य के बारे में अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सक्सेस जंक्शन दूसरों से अलग है, ठीक है। आप यूनिट 9 के प्रश्नों को अन्य किसी भी लोगों से कंपेयर करके देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरे लोगों से हमारे यूनिट 9 के प्रश्न कितने डिफरेंट है और कितनी अच्छी जानकारी आपको वहाँ पर दी जा रही है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद में बोला गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 328, ऑप्शन बी है 392, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 329, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324। आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है सी, यानी कि आर्टिकल 329 जो है उसमें यह वर्णन किया गया है कि न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आइए देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। कौन से मामले, ये भी देखते हैं। जैसे कि परिसीमन आयोग सीटों का बंटवारा कर रहा है, ठीक है। परिसीमन आयोग ने सीटों का बंटवारा किया और उनको इतनी सीटें, एससी को इतनी सीटें, एसटी को इतनी सीटें, मतलब सबको ये सीटें वितरित कर दी। अब कोई भी उनमें से जाकर के ये नहीं कह सकता है कि हम न्यायालय में जा रहे हैं, आपने हमको इतनी कम सीटें क्यों दी। क्यों? क्योंकि परिसीमन आयोग पहले से ही सीटों का निर्धारण कर चुका है। अब आप उसके लिए अलग से न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। या फिर जैसे सरपंच वाले चुनाव होते हैं, किसी को चुनाव चिन्ह ताला मिल गया, अब वो कह रहा नहीं भाई हम ताला तो लेंगे ही नहीं, हमको सीढ़ी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि हमको ताला नहीं सीढ़ी चाहिए, ठीक है। तो न्यायालय में ये सारे वाद विवाद नहीं किए जा सकते हैं। अब अपवाद क्या है? तो अपवाद ये है कि मान लीजिए कहीं पर बूथ कैप्चरिंग हो गई, ठीक है, या फिर कहीं पर कोई धांधली हो रही है, फिर उसकी शिकायत आपने पुलिस को की, पर पुलिस ने कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसके बारे में आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो केस अलग अलग है। परिसीमन आयोग के बारे में आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई धांधली होती है, कोई बूथ कैप्चरिंग होती है और आपको न्याय नहीं मिलता है, तब आप न्यायालय में जा सकते हैं। दोनों कंडीशन अपने दिमाग में रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो कंडीशनल प्रश्न आते हैं 1 और 2 दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है, वो वाले प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। और ऐसे प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको डिटेल में बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए, तब आप दूसरों से अलग बनेंगे। और यही हमारा फर्ज है कि आपको दूसरों से अलग बनाना, अगर आप सक्सेस जंक्शन का हिस्सा हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिनको नहीं पता है कि किस तरह के प्रश्न निर्वाचन आयोग यूनिट 9 यूनिट 7 से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।